हेलो स्टूडेंट, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और ये वीडियो लेके लाया हूँ उन स्टूडेंट की फर्स्ट क्लास के तौर पे जो क्लास 10th को क्रॉस करके क्लास 11th में आ गए हों। वो CBSE बोर्ड के हों या ISC बोर्ड के हों या ऐसे किसी बोर्ड के हों जो NCERT बेस्ड हैं और इंग्लिश मीडियम है और उनको हिंदी भी आती है मतलब भर की, तो उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। अगर आप इनमें से किसी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास 10th को आप लोग बिना बोर्ड एग्ज़ाम दिए प्रमोट होके 11th में चले आए। अपनी ज़िंदगी में पिछली बार भी आप ऐसे ही एक बार प्रमोट हुए थे, लेकिन ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है क्योंकि वो पहला बोर्ड एग्ज़ाम होता है। आप दूसरी जगह जाते हो, दूसरे स्कूल जाते हो, वहाँ पे आपका सेंटर पड़ता है और फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हो। तो एक आपको तो मज़ा आई कि आप इन सब चीज़ों से बच गए। बोला चलो यार छुट्टी मिली, कौन चक्कर में पड़े, बवाल ख़त्म हो गया। अच्छी बात है, आपको मज़ा आई, लेकिन एक आपको नुकसान भी हुआ क्योंकि अब जब आपका क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम आएगा तो आपने एक जो बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी, जो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, उसको आपने खो दिया। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कोविड-19 को थैंक यू बोलूं कि उसके ऊपर गुस्सा करूं। तो सवाल ये है कि अब आप जैसे भी है, आप बिना एग्ज़ाम दिए आ गए। आपने 10th क्लास को उतने अच्छे से पढ़ा भी नहीं क्योंकि साल भर आपको जूझना पड़ा ऑनलाइन क्लासेस से, टीचर से वैसा इंटरेक्शन मिला नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ 10th क्लास में कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर रहती है। अच्छा, एग्ज़ाम अगर देने को मिलते तो एग्ज़ाम में बच्चे एक मन दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और वो किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन वो भी मौका नहीं मिला। तो अब जो हो गया वो हो गया। कहते हैं ना कि बीती ताह बिसार के आगे की सुध लो, कि जो हो गया वो हो गया, है ना। कहते हैं ना, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को न खोना। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपने जहन में रखिए और आगे बढ़िए। तो देखिए, सबसे पहले मैं देखिए क्या लेके आया हूँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th NCERT बेस्ड, और ये इसका पार्ट 1 है। और देखिए ये फुल चैप्टर है। फुल चैप्टर मैं टोटल तीन पार्ट में लेके आऊँगा। मैं इस टॉपिक पे जाने के पहले आपको बता दूं कि जैसे आप मान लीजिए CBSE बोर्ड के हो और आप ISC में 2 पे फोकस करूंगा। अदर रीजनल बोर्ड के हैं अगर, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, अगर हिंदी मीडियम, थोड़ा हिंदी उनको आता है, वो हिंदी में बात कर सकते हैं, जैसे मैं बात कर सकता हूँ, समझ सकते हैं हिंदी को, लेकिन उनको लिखना इंग्लिश में ही है, पढ़ना इंग्लिश में है। हाँ, थोड़ा बीच बीच में इंग्लिश टर्म को यूज़, हिंदी टर्म को वो यूज़ करना उनको समझना आता है। तो उनके लिए वो लोग अपने आप को मान के चले CBSE के इक्विवेलेंट। CBSE ISC वालों में कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि भैया उनका जो ये बोर्ड है वो तो NCERT बेस्ड नहीं है, मगर है। आप गूगल पे जाइए,
आपको सब जानकारी मिल जाएगी। देखिए, अब आपको अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो आपके पास में 2 एनसीईआरटी बुक्स आपको 2 लेनी है, वो मस्ट है। अच्छा, उसके अलावा आपको एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है और बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन लेवल के लिए, नीट और आईआईटी मेंस के लिए फ़िलहाल इससे अच्छी कोई बुक नहीं है इंडिया में अवेलेबल। आपको अपनी तैयारी इसी के बेसिस पर, इन दोनों के बेसिस पर करनी है, ठीक है। प्लस आप अगर एक कोई चाहे हैं तो रिफ्रेशर ले सकते हैं, ऐसी कोई नहीं, आप कोई भी रिफ्रेशर ले लो। सभी रिफ्रेशर कुछ थोड़ी ज़्यादा कुछ थोड़ी कम होती हैं, आप सभी कोई भी रिफ्रेशर आप ले सकते हो। तो ये आपका इस तरीके का हो गया। तो ये 2 बुक तो आपको लेनी है। आईएससी में मोस्टली बच्चे ये बुक्स नहीं लेते हैं तो ठीक नहीं करते हैं, उनको लेनी चाहिए बुक, ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, वो अपनी एक रिफ्रेशर मोस्टली लेते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस है कि अगर आप सोच रहे हो, चाहे वो बोर्ड लेवल के हिसाब से सोचो और चाहे आप नीट और आईआईटी मेंस के हिसाब से सोचो, आपको ये पैकेज लेना पड़ेगा। क्लास 11 क्लास 12 को मिला के 1000 से 1200 रुपये के आसपास ये सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, जो बहुत सस्ती हैं। उससे ज़्यादा कीमत की आपकी रिफ्रेशर होगी। आपकी रिफ्रेशर इन्हीं बुक्स पे बेस्ड बनाई गई है। आप देखना, आईएससी बोर्ड के हो, आप अपनी बुक में देखना, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए होंगे, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दिए होंगे। क्यों भाई, क्या ज़रूरत है? क्योंकि उसी पे बेस्ड, इसी पे बेस्ड आईआईटी मेंस और नीट वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल जो अपने वीडियो बनाता हूँ, पहले तो आपके एकेडमिक लेवल के लिए है और दूसरा आपका आईआईटी मेंस और नीट का 50% बेहतरीन बेस तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको इधर उधर की बातें काफ़ी बता दी। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। पहला, अगर आपके पास में एनसीईआरटी हो तो आप उसको ओपन कर लें और उसमें आप देखिए जो पहला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो उसमें जो आपका चैप्टर है, जो एक्सरसाइज लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसको आप छोड़ दीजिए, तो बाकी जो आपका चैप्टर है वो 20 पेज इसमें दिए हुए हैं। मेरे पास जो बुक है इसमें ये 20 पेजेस दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है ये, बल्कि 24 दिए हुए हैं, 24 दिए हुए हैं, 24 तक पेजेस दिए हुए हैं। और ये तो मतलब एक पार्ट में मुझे 7 से 8 7 to 8 पेजेस कवर करने। आई मीन टू से दैट आई हैव टू कवर एटलीस्ट 7 to 8 पेजेस इन वन पार्ट ऑफ टोटल 3 ऑफ दिस फुल चैप्टर। तो आज मैं आपको 7-8 पेज तक का पहले मैं आपको काम कराऊंगा। तो बेटर है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप बुक खोल लीजिए। तो मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ कि शुरू में जो डेफिनीशन दी हुई है उसको आप पढ़ लेना। द डेफिनीशन वाज गिवन बाय रोल्ड हॉफमैन। हॉफमैन एक बहुत नामी गिरामी फेमस केमिस्ट हैं और इनसे रिलेटेड बहुत सारी रिएक्शंस आप लोग पढ़ोगे अपने सिलेबस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अगर हम शुरुआत में चलें तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री, उन्होंने एक अपना नज़रिया दिया है, उसको आप पढ़िए। लेकिन मैं भी आपको एक सिंपल नज़रिया देता हूँ। केमिस्ट्री क्या है? इट इज़
स्टडी ऑफ नेचर इन माइक्रोस्कोपिक लेवल। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, माइन्यूट लेवल की बात करें, एटॉमिक लेवल की बात करें, छोटी दुनिया, अदृश्य दुनिया, छुपा हुआ संसार, सोचे कितना कठिन सब्जेक्ट है। हम अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं, लेकिन उनके अंदर वो जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं, जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमको नहीं दिखते हैं, उसी के बारे में हमको लेके पढ़ना है। इसीलिए केमिस्ट्री उतने अच्छे से समझ में नहीं आती है जितने अच्छे से फिजिक्स समझ में आती है या बायोलॉजी समझ में आती है। फिजिक्स में हम चीज़ों को देख रहे हैं, बायोलॉजी में भी हम चीज़ों को माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, लेकिन अभी केमिस्ट्री में एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये देखने के माइक्रोस्कोप टाइप के इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं बने। अभी शुरुआत में 2-3-4 साल में कुछ ऐसी डिस्कवरी हुई हैं जिसमें मॉलिक्यूल लेवल पे वो लोग उनकी इमेजेस बनाने में कामयाब हुए हैं, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तो इमेज अभी बहुत दूर की चीज़ है। तो जो चीज़ दिखती नहीं है, जो दुनिया दिखती नहीं है, उसकी स्टडी मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर। देखिए बेसिक अगर है तो असल में बेसिक बातें तो हमें आनी चाहिए। किताबों में तमाम चीज़ें लिखते हैं जो बेसिक तो हैं, लेकिन असल में एक स्टूडेंट के लिए वो बेसिक नहीं होती हैं। अब देखिए मैं दूसरी इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। इट इज स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड। ये थोड़ा और मैंने सरल कर दिया आपको कि हम एलिमेंट और उनके कंपाउंड्स की जो स्टडी करते हैं वो आपकी केमिस्ट्री है। ये मैंने आपको शुरुआत का बता दिया। उसके बाद अगली इसमें हेडिंग पड़ी है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए मैं वैसे नहीं, मुझे अच्छा लगता पढ़ा के कि मैं एक पेज आपको दिखे और मैं उसी को ले के आपको डिस्कस करूं, नहीं, वो सब दिमाग में मेरे है। तो आप लोग को पढ़ना है, आप पेज से पढ़िए और डिटेल में। तो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इसको आप पढ़िएगा, इसको आप पूरा पढ़ेंगे। इसमें आपको डेवलपमेंट इंडिया में भी कैसे हुआ उसके बारे में भी है, और वर्ल्ड में कैसे हुआ उसके बारे में भी है। थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप की है केमिस्ट्री की। तो एग्ज़ाम में तो देखो इस पे कोई कभी क्वेश्चन आता नहीं है। इस पे क्या बनाएंगे वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन? ये जीके, ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो इसको आप पढ़ो, इंटरेस्टिंग है, लेकिन स्कोरिंग नहीं है, मार्क्स से कोई ताल्लुक नहीं है। एग्ज़ाम में भी कोई उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़ीरो हैं, उससे कुछ नहीं आने वाला। आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, ठीक है? तो उसके लिए तो अलग से कोई वीडियो बना के डिस्कस करूँ। मैंने ऐसे वीडियो बनाए जिस पे किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ये पर्सनल इंटरेस्ट है। तो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में ऐसा कुछ खास नहीं है, इसको आप खुद पढ़ सकते हो ना। फिलोसफर स्टोन, पारस पत्थर, इस तरह की सब चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हम आएंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, इसको भी आप खुद पढ़ेंगे, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, आप खुद सोचिए इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, पता नहीं जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उस समय का वक्त क्या है। अगर ये वक्त सुबह के 6 बजे या 7 बजे, 8 बजे के बाद का है, तो ऑब्वियस है कि आप सुबह उठ के ब्रश कर चुके हो। तो आप सोचो कि जो आप ब्रश आपने किया तो उसमें केमिस्ट्री का कहाँ रोल है? तो भैया बोला कि जो टूथपेस्ट है वो
तो केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट है, वो तो केमिस्ट लोग ही बनाते हैं। उसके अंदर क्या मटेरियल है, कितने परसेंटेज में है, केमिस्ट लोग डिसाइड करते हैं। फिर बोला कि जो ब्रश है वो भी मटेरियल है, वो भी केमिस्ट लोग बनाते हैं। फिर बोला कि वो जो सोप है जिससे हाथ धुलते हैं, मुंह धुलते हैं, बोला यार ये भी तो केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। बोला उसके बाद फिर नहाने के लिए गए, शैम्पू यूज़ किया, बोला ये कहाँ से आया, बोला यार केमिस्ट्री का प्रोडक्ट है। उसके बाद कपड़े चेंज किए, बोला कपड़े कहाँ से आते हैं, बोला ये केमिस्ट्री का प्रोडक्ट है। उसके बाद बोला कि चलो भाई भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। अभी नाश्ते के लिए ब्रेड और जैम उसको खाना शुरू किया, तो बोला ये कैसे बनता है, बोला ये भी केमिस्ट का काम है। ब्रेड और जैम भी केमिस्ट का ही रोल है। उसके बाद कहा कि चलो किचन में गए, एक बार किचन में निगाह मारी तो देखा वहाँ पर या तो एलपीजी है, वो सिलेंडर है आपके पास में, और या फिर आपके पास में पीएनजी है, पाइप्ड नेचुरल गैस। बोला ये भी तो केमिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ है। उसके बाद बोला कि चलो थोड़ी भुजिया खा लें। भुजिया का जो पैकेट है उसके अंदर भरी हुई जो भुजिया है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, वो भी केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट है, केमिस्ट का प्रोडक्ट है। इस तरीके से आप सुबह से लेकर शाम तक, कभी आपकी तबीयत खराब हुई, आपने दवाएं यूज़ की, तो वो आपका भी केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। प्लास्टिक, पॉलीमर, जितना भी मटेरियल आप यूज़ करते हो अपने आसपास, आप मेटल यूज़ करते हो, कोई भी मेटल आप यूज़ करते हो, जितना भी मटेरियल आपको दिखता है वो सब केमिस्ट का रोल है। तो आप देखेंगे, पाएंगे कि सब चीज़ें उसके अंदर बहुत सारा, देखिए सबका योगदान होता है। कोई सब्जेक्ट ना बड़ा होता है ना कोई सब्जेक्ट छोटा होता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब ये इक्वल होते हैं मेरे नज़रिए से। आपका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, उसकी कोई ख़ास वजह अगर है तो आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे इसके बारे में ज़रूर लिखें, ठीक है। खैर, तो ये आपको इसका इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया, केमिस्ट्री का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो आर्टिकल है उस पर हेडिंग पड़ी हुई है नेचर ऑफ मैटर। तो भाई मैटर को तो समझना बहुत ज़रूरी है, मैटर को तो समझना बहुत ज़रूरी। अगर हम मैटर की बात करें तो हमारी दुनिया में कोई भी चीज़ हम देखते हैं, या एयर वगैरह है, या बैक्टीरिया है, या वायरस है, ये अपना ये डेंजरस कोविड-19 वायरस भी उसमें आता है, या कोई फंगस है, ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ये सब चीज़ें, इन सब में ये सब मैटर में आते हैं। तो जो चीज़ें दिखती हैं, आप जहाँ भी बैठे हो रूम के आसपास देखिए, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, आपको रूम दिख रहा है, उसकी वॉल दिख रही हैं, आपको डोर्स आपके दिख रहे हैं, आपको फर्नीचर अपने कमरे का दिख रहा है, जो कुछ भी आपको मटेरियल दिख रहा है, बुक है आपकी, आपके कपड़े हैं, आपका बैग है, आपका पेन है, ये सब चीज़ें ये मैटर है। मैटर वो होता है जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मैटर हिंदी में पदार्थ, वस्तु, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस इज मैटर। कोई भी ऐसी चीज़, मतलब इसमें दो चीज़ों पे हमें फोकस करना है, एक तो हो गया मास और दूसरी चीज़ हो गई स्पेस। स्पेस को आप वॉल्यूम से ले सकते हो, वो जगह घेरेगा, कोई भी चीज़ है। ये अगर मार्कर है, या मैं खुद हूँ, मैं भी मैटर में आता हूँ, तो उसको जहाँ भी हम रखेंगे उसको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मास और स्पेस अगर है
तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये हो गया हमारा मैटर। तो हमारे आसपास की सभी चीज़ें मैटर से मिलकर बनी, वो सब मैटर में आते हैं। अब उसके बाद हमारा मैटर की स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो वैसे तो आप अगर पढ़ोगे तो स्टेट तो 10 से ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं और वो फिज़िक्स का पार्ट होता है और वो भी हायर लेवल का पार्ट होता है। फिलहाल हम लोग केमिस्ट्री में 11 से लेकर 12 तक 3 स्टेट के बारे में बात करेंगे, 3 स्टेट्स। अभी 2 स्टेट्स आपने एक मूवी भी देखी होगी। वैसे आपको केमिस्ट्री में 3 स्टेट्स पे फोकस करना है। वो 3 स्टेट क्या हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट बिकॉज वी लिव इन अर्थ, ऑन अर्थ। अर्थ में हमको एक मटेरियल, एक सब्सटेंस है वाटर, अमृत है वो। वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसियस फॉर्म में भी। खैर, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। सॉलिड को हीट करोगे लिक्विड मिलेगा, लिक्विड को हीट करोगे गैस मिलेगा। सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, सटे हुए होते हैं। क्लास 12th में आप ये सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ोगे। सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्टेट बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। अभी मैं एक चार्ट आपको बना देता हूँ इसका। फिर उसके बाद लिक्विड में आते हैं। लिक्विड में कंपैरेटिवली इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। और फिर हम गैस में आते हैं, उसमें डिस्टेंस और बढ़ जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है। तो ये सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया। 3 स्टेट होती हैं। चौथी स्टेट भी एक दिमाग में रख लीजिए, प्लाज्मा स्टेट। और उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड मिलेगी, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस मिलेगी, और गैस को भी अगर हीट करेंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल के अंदर के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, गैस आयनाइज्ड हो जाती है, पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो ये 3 स्टेट हैं, इनके बीच में एक कंपैरिजन हम लोग कर लें वो बड़ा अच्छा रहता है। अगर हम उस तरीके का कंपैरिजन कर पाएंगे तो देखिए, हम इसके बीच कंपैरिजन करते हैं। इधर मैं लिखता हूँ पहले प्रॉपर्टी, इधर मैं लिखता हूँ, अच्छा आप नोट्स बनाते चलो, और जो कोई डेफिनेशन वगैरह जो मैं बोलूँ उसको बुक से लिख लेना, आपके नोट्स भी बन जाएंगे। बुक सामने रखिए। अगर आप आईएससी बोर्ड के हो तो मुझे मालूम है आप एनसीईआरटी नहीं खरीदोगे, आप जिद पे अड़ोगे। आपको ना तो स्कूल में सजेस्ट किया जाएगा और ना आपको खुद लगेगा। आपको लगेगा मेरी तो 1500 रुपये की, 2000 रुपये की मेरे पास रिफ्रेशर है, ये क्या टक्कर लेगी एनसीईआरटी से। तो आप मान लो, मेरा यकीन, आप बहुत बड़ी गलती करोगे। आपको एनसीईआरटी को भी ले लेना चाहिए। 1000, 1200, 11, 12 दोनों का मिल जाएगा। सेकेंड हैंड खरीदोगे तो और कम का 1000 से नीचे मिल जाएगा। अरे इतनी सारी बुक्स के बीच में पड़ी रहेंगी बेचारी 6 बुक्स, 2 टेक्स्ट बुक 11th की, 2 टेक्स्ट बुक 12th की, और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ना मिले, शॉर्टेज रहती है मार्केट में, तो आप अरिहंत का सॉल्व खरीद लीजिए, 11th का भी 12th का भी, बस हो गया आपका पूरा काम। तो देखिए प्रॉपर्टी, फिर यहाँ लिखा हमने सॉलिड, यहाँ लिखा हमने लिक्विड, और यहाँ पर हमने लिखा गैस। देखिए प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें, पहले सॉलिड की बात करें, अगर हम प्रॉपर्टी में पहले हमने लिखा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस,
दूसरा लिखा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, तीसरा लिखा मास, चौथा लिखा वॉल्यूम और पांचवा लिखा शेप। इतना जानना सफिशिएंट है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में सबसे कम होता है, लीस्ट, और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मोस्ट होता है, तीनों में सबसे ज़्यादा होता है, और लिक्विड मिड रेंज में आते हैं। सॉलिड स्टेट क्लास 12th में पढ़ोगे, पहला चैप्टर है 12th का, जबकि लिक्विड और गैसियस स्टेट क्लास 11th में पढ़ोगे, योर 5th चैप्टर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, इसमें मिड रेंज का होता है, और इसमें वो लीस्ट होता है। मास की बात करें हम, मास जो होता है सॉलिड में फिक्स्ड होता है, लिक्विड में भी फिक्स्ड होता है। देखिए मास सभी का फिक्स्ड होता है, मास एक कांस्टेंट चीज़ होती है। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, वो सॉलिड का फिक्स्ड होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड होता है, और गैस का फिक्स्ड नहीं होता है। शेप सॉलिड की फिक्स्ड होती है, लिक्विड की नहीं होती है, गैस की नहीं होती है। इसमें एक पॉइंट है जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है, ध्यान रखना। कभी कभी हम कंफ्यूजन में लिख देते हैं कि भाई लिक्विड का जो होता है वॉल्यूम वो भी फिक्स्ड नहीं होता है, मगर फिक्स्ड होता है। आप सोचिए 1 लीटर बाल्टी है आपकी, दूध लेने के लिए, मिल्क के लिए हम लोग कैरी करते हैं, तो उसमें 1 लीटर मिल्क है, उसको आप 5 लीटर के बड़ी बाल्टी में डालोगे तो क्या वो 5 लीटर का हो जाएगा? 1 लीटर वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। वो तो गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता है, उसको जिस कंटेनर में रखो वो उसी कंटेनर के बराबर हो जाता है। तो ये आपका डिटेल हो गया इससे रिलेटेड कि ये आपका नेचर ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया। अब इसमें है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो आपको एनसीईआरटी में एक देखिए चार्ट भी बना हुआ दिख रहा है, तो मैं भी वो चार्ट आपको बनाता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासीफाई करते हैं। चलिए, तो इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो मैटर को 2 पार्ट में रखते हैं, एक प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा मिक्सचर। तो हमारी दुनिया में कुदरत ने, नेचर ने, ईश्वर ने, प्रभु ने, उन्होंने जो दुनिया बनाई तो उसमें सभी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें मिक्सचर के फॉर्म में बनाई। आप अपने आसपास कोई भी चीज़ देखो नेचुरल, तो वो सभी के सभी मिक्सचर्स हैं और नेचुरल चीज़ें। और इंसान भी ज़्यादातर जो चीज़ें बनाता है इंसान की बनाई हुई ज़्यादातर चीज़ें भी मिक्सचर्स हैं। यानी हमारी आसपास की दुनिया मिक्सचर से मिलकर बनी है। मैं भी एक मिक्सचर हूँ, मैं मिक्सचर हूँ। आई एम ग्रुप ऑफ, बंच ऑफ सो मैनी मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एक बंडल हूँ। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस को 2 कैटेगरी में हम बांटते हैं, एक एलिमेंट और दूसरे कंपाउंड। एलिमेंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को हम N2 की फॉर्म में लिखते हैं, O2 की फॉर्म में लिखते हैं, सोट S8P4। ये सब एलिमेंट है। एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। और कंपाउंड वो होते हैं तो एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं। H2O, NaCl, CaCl2। और ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट एक ही जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं, कंपाउंड एक से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। और मिक्सचर जो होते हैं वो दो होते हैं। अगर इसके में किसी की आपको डेफिनेशन चाहिए तो वो आपकी रिफ्रेशर में या एनसीईआरटी में दी हुई है, उसको देख के लिख लो। मैं क्यों वीडियो में इतना वज़न बढ़ाऊँ। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें जो भी सॉल्वेंट है उसके अंदर जो डिज़ोल्व सॉल्यूट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे पानी में आपने चीनी घोल दी तो चीनी उस पानी की एक एक बूंद में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप उसकी कहीं से कोई ड्रॉप निकालिए, उसका कंसंट्रेशन चेक करिए, वो आपको सिमिलर मिलेगा। तो अगर सेम थ्रू आउट मिले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्वेंट, मीन्स वी हैव होमोजीनियस मिक्सचर। पानी में चीनी घोल दो, पानी में नमक घोल दो, पानी में कोई सॉल्ट घोल दो, पानी में ग्लूकोज घोल दो, पानी में फ्रक्टोज घोल दो, वो सब होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो दुनिया भरी पड़ी है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड है, एयर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ब्लड है, एयर है, मिल्क है, कर्ड है मतलब दही, पनीर है, सब चीज़ें, कोई सिरप है, किसी भी तरीके का कोई सिरप आपके घर में हो, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इस तरह से दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें हेट्रोजीनियस होती हैं, होमोजीनियस चीज़ें कम होती। हाँ, इनके डेफिनेशन एलिमेंट की, कंपाउंड की, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इसको आपको बुक से ज़रूर लिख लेनी चाहिए। इसको आप बुक से लिख लोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद फिर बढ़ते हैं और एनसीईआरटी में देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, कि जो मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनको हम मेजर कैसे करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो भैया प्रॉपर्टी एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है भाई? किसी सब्सटेंस का, किसी मटेरियल का, किसी पदार्थ का, उसका फिजिकल स्टेट क्या है। सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो गैस की फॉर्म में है, ये हो गया। वो उसका टेस्ट क्या है, उसका कलर क्या है, उसको टच करते हैं तो कैसा महसूस होता है, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, उसकी स्मेल क्या है, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, अब उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे उसकी कंबस्टिबिलिटी, उसका इफेक्ट ऑफ हीट, कि उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, उसका अगर एसिड है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या है,
वो अगर बेस है तो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या है, और ये इसके पहले 10th 9th क्लास में भी आप इसको पढ़ चुके हो। देखिए, मैं अननेसेसरली उस वीडियो को मैं 5 घंटे 10 घंटे 20 घंटे का नहीं बनाना चाहता हूँ। ज़्यादा पढ़ के गधा बन के अगर कोई नंबर लाया तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। 2021 चल रहा है, हर चीज़ स्मार्ट होती जा रही है। भाई अपन लोग कब स्मार्ट होंगे? हम दिन रात गधों की तरह पढ़ के नंबर लाए तो क्या लाए, लानत है तुम्हारे ऊपर। हम पढ़ेंगे कम और उसके बाद भी नंबर लाएंगे, हम टेक्निक से काम करेंगे। अब ये वीडियो पढ़िए, जहां आपको लगता है कि वो डेफिनेशन, अब कोई नहीं पूछने वाला कि फिजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताओ, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल चेंज होना ज़रूरी है, वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो 2 तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। अब अगली चीज़ है कि इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखिए तमाम इसमें फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ते रहो। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, क्या मतलब है उनका, पढ़ाने में लगे हो, कोई पढ़ता नहीं है उसको। गधों की तरह नहीं पढ़ना है, स्मार्ट बनना है। तो मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कैसे हम उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे। तो देखिए, दुनिया में 2 सिस्टम यूज किए जाते रहे हैं, 2 सिस्टम, ठीक है। 2 सिस्टम यूज होते हैं। एक है आपका 2 सिस्टम्स। पहला है इंग्लिश सिस्टम। अगर ये अंग्रेज लोग, अगर दुनिया में इनका दबदबा कायम रहता तो शायद ये अपने इस सिस्टम को थोप देते। जैसे उन्होंने इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा, वैसे ही वो इंग्लिश सिस्टम को थोप देते। दूसरा सिस्टम है मीट्रिक सिस्टम, जो डेवलप हुआ था फ्रांस में, और वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारा जो है ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो एक तो ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं कि जो बेस में हमारे 2 बेसिक सिस्टम्स हैं। बेसिक लिख देता हूँ यहाँ पर, 2 बेसिक सिस्टम्स। इसके अलावा भी कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये आप लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते हो। तो फिजिक्स में भी ये चीज़ बेसिक होती है और केमिस्ट्री में भी होती है। हमें न्यूमेरिकल से पाला पड़ता है और केमिस्ट लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी मेज़र करनी पड़ती है। अब आप देखिए, जैसे MKS सिस्टम, मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर, किलोग्राम, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड। जिस सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड हो, उसको कहते हैं MKS सिस्टम। फिर हुआ CGS सिस्टम। CGS से हुआ सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है। और फिर उसके बाद हुआ FPS सिस्टम। अभी मोस्टली तो यही सिस्टम केमिस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं, MKS या CGS। FPS यूज़ नहीं होता है, कहीं कहीं पर अभी भी यूज़ होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि लेंथ को फुट में मेज़र करते हैं। आज भी जब हम लोग रूम वगैरह बनाते हैं तो हम लोग फुट के हिसाब से बात करते हैं। बोलते हैं कि हमारा जो रूम है वो 12/14 का है, उसकी लेंथ है 14 फीट और उसकी जो ब्रेड्थ है वो है 12 फीट। तो वो फीट कहीं कहीं चलता है। और जो मास होता है
वो पाउंड में। एक कॉमन चीज़ है कि टाइम सब में सेकंड में होता है। अभी भी अगर आप बॉडी वॉडी बनाओगे और डंबल वंबल लेने जाओगे तो अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टोर्स में जहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती हैं तो वो मास अभी भी पाउंड में चलते हैं। खैर, तो जो 3 ये सिस्टम थे, लेकिन अब इन सिस्टम को पार करके एक नया सिस्टम आ चुका है और हमें उसी पे काम करना है। और ये आपको एनसीईआरटी में ये आर्टिकल दिखाई पड़ रहा है और ये आर्टिकल नंबर है, चश्मा भाई लगा के देखना पड़ेगा, 1.3.3 द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम। अब इसको मैं फ्रेंच में ना जाके इंग्लिश में अगर चलूँ तो ये हो गया सिस्टम और ये हो गया इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसको हम एसआई बोलते हैं। और अब हमको यही यूज़ करना है। हम लोगों को साइंटिस्ट लोग साइंसेज में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मोस्टली एसआई सिस्टम का यूज़ होता है, लेकिन हम लोग के न्यूमेरिकल में वो सीजीएस का भी यूज़ कर देते हैं, वो अलग बात है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसमें होता क्या है, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कौन कौन से? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अभी भी एमकेएस का ये एक्सटेंशन है एक तरह से, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये हमारा मीटर हो गया लेंथ और किलोग्राम हो गया मास और सेकंड हो गया टाइम। एम्पियर ये हो गए इलेक्ट्रिक करंट। मीटर, किलोग्राम, सेकंड के बाद एक नया ऐड हुआ, वो है एम्पियर। उसके बाद है हमारा केल्विन, टेम्परेचर। कितने हुए? 1 2 3 4 5। उसके बाद हुआ CD, कैंडेला। ये होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। और लास्ट मोल। मोल जो होता है हमारा वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए, लेंथ की यूनिट चलेगी मीटर, मीटर METRE मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CANDELA कैंडेला। मोल का फुल, जो पूरा मोल को लिखते हैं वो MOL LE लिखते हैं और उसको शॉर्ट में लिखते हैं MOL। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। इनमें इनकी डेफिनीशन भी दी हुई है। सिंबल देखिए मैंने सबके लिख दिए हैं, नाम मैंने सबके लिख दिए हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डेफिनीशंस दी हुई हैं बुक में, बहुत ज़्यादा पढ़ाका हो तो याद कर लेना, नहीं कभी कोई पूछी जाने वाली नहीं, इक्का दुक्का कभी पूछ दी जाए तो पूछ दी जाए, अदरवाइज डेफिनीशन आपकी पूछी नहीं जाती हैं। हाँ, अगर आप कंपटीशन लेवल के बारे में सोच रहे हैं तो एक एक डेफिनीशन को चबा चबा के याद करो। तो ये हमारा हो गया एसआई सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें कि 7 बेसिक यूनिट है। उसके बाद एक टर्म है यहाँ पर, और ये देखिए आपको ये टेबल भी एक दी हुई है, ये टेबल दी हुई है
prefixes used in the SI system. Prefixes ये एक तरह से न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। SI सिस्टम में दिए तो भैया इसमें बहुत सारे हैं, उतने नहीं, लेकिन हाँ मैं काफ़ी आपको ज़रूरी वाले बताता हूँ। प्रीफिक्सेस यूज्ड इन SI सिस्टम बहुत सारे हैं, मैं आपको इसमें याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो ये एक तरह से न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हैं। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, नेगेटिव पावर वाले अलग कर देता हूँ। अब आप देखिएगा, समझिएगा बात को। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, बहुत ज़रूरी। इतने तो आपको 6 याद करने हैं, और ज़्यादा मैंने तो किताब में लिखे हुए और ज़्यादा याद कर लो। मैंने बोला है ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, मुझसे चलोगे मेरे साथ तो 95% मार्क्स गारंटीड है। 100 में 100 की मेरी गारंटी नहीं रहती है। क्यों? 100 में 100 पढ़ लाने के लिए तो भाई गधा बनना पड़ता है। एक एक लाइन पढ़ो, पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए। 95% गारंटीड रहते हैं। मेहनत 100% 70 का थ्योरी है। 70 आउट ऑफ 70 लाने में आपको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, 65 लाने में उससे आधी मेहनत करनी पड़ेगी अगर मेरे तरीके से चलोगे तो। साथ में कंपटीशन लेवल का बेस भी तैयार होगा। अब देखो, डेसी, सेंटी, मिली, देखिए इसमें जो पावर चलती है ऐसे चलती, 1 2 3 6 9 12, मतलब 3 के बाद 3 का मल्टीपल चलता है। तो देखिए 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। मैंने कुछ वीडियोस मैंने डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको ज़रूर पढ़िएगा। वो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, उसमें आप फंस जाओगे। 10 की पावर का बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। अब 10 की पावर का बहुत काम है, कोई नहीं पढ़ाने वाला 10 की पावर को। धीमे धीमे आप सीखते हो, 11th होने के बाद कुछ समझ में आता है। परफेक्शन ज़रूरी है, तो उन वीडियो को ज़रूर देखो। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, -6, 10 की पावर -9 और 10 की पावर -12। और अगर हम बात करेंगे सिंबल की, तो सिंबल की बात करें अगर हम, तो देखो क्या होगा। डेसी हुआ D, सेंटी हुआ C, मिली हुआ M, माइक्रो हुआ म्यू क्योंकि ये M हो चुका है, और नैनो हुआ N, और पिको हुआ P। ये सभी स्मॉल में है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। बेटर है कि आप इनका इनिशियल याद कर लें ताकि आप इसको भूले नहीं। देखिए तरीका क्या होता है, DCM या DCMMNP, DC या DCMMNP, DCMMNP, ऐसे याद कर लोगे। ये याद कर लोगे माइनस में पावर, तो ये आपका काम बन जाएगा। ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस है। अब वो नहीं चलेगा कि भैया मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दो। बुद्धू बच्चे ऐसा करते हैं। आप लोग जैसे जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको ऐसा नहीं करना है। उनको स्मार्ट बने रहना है और उनको 10 की पॉजिटिव पावर और 10 की नेगेटिव पावर का यूज़ करना है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वीडियोस अगर देखोगे ना तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा,
तो ये हमारे हो गए नेगेटिव वाले। और 2-3 दिए हुए हैं, बहुत ज़रूरी लगे तो याद कर लेना। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, तो जो हमारे पॉजिटिव पावर वाले हैं, पॉजिटिव पावर, इसमें वही चलेगा 1 2 3 6 9 और 12। तो पॉजिटिव पावर में जाएगा डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये हमारी चलेगी पॉजिटिव पावर में। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। देखिए DHKMGT, DHKMGT, इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप करिए, मंत्र याद हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी को देख के आप गलती नहीं करोगे। डेका, हेक्टो है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। और ये जो 4 टर्म हैं, इनको आज के ज़माने में बच्चे अच्छे से जानते हैं, और कुछ जाने न जाने लेकिन मेमोरी की यूनिट सब जानते हैं। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट जो लैपटॉप में यूज़ की जाती है। गीगाबाइट आप लोग के मोबाइल में चलती है, GB, 6GB, 12GB जो भी तमाम चलती है। और किलो और मेगा भी आप यूज़ करते हो। आप कोई फ़ोटो वगैरह लेते हो, कोई क्लिक करते हो, कोई पिक लेते हो, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें आपको मालूम है। तो देखते हैं इनके सिंबल क्या है। ये हमारा होता है डेका। तो चूंकि डी पहले आ चुका है तो इसको DA लिखते हैं। बस इसको ध्यान रखना, स्पेशली इसमें दो सिंबल यूज़ होते हैं डेका में, हेक्टो H, किलो K, यहाँ तक स्मॉल और यहाँ से कैपिटल चलता है, मेगा M, गीगा G और टेरा T। मतलब अगर हम इनको पॉजिटिव पावर की बात करें, ये 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 12। ये हमारी न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस है। इतने तो हमको भैया याद आराम से होने चाहिए। इतने नहीं याद हैं तो हमको दिक्कत वाली बात हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हो गए। चलिए देखते हैं कहाँ तक, कितने पेज तक आ गए हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखिए पेज नंबर 9 में चल रहे हैं। अगर 8 भी ले लें तो 8 3 जा 24। तो पहले हम लोग इससे रिलेटेड ज़रा क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज के, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि एक लेवल तक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी करवा दूँ अपने तीनों पार्ट में। तो NCERT एक्सरसाइज है तो ओपन कर लीजिए। मैं देखता हूँ इसके मतलब का क्वेश्चन कहाँ है। हाँ, एक मुझे क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन नंबर 1.14। देखिए ये साथ में थ्योरी के साथ में क्वेश्चन भी। NCERT एक्सरसाइज पे आ जाइए और उसमें क्वेश्चन नंबर 1.14, बुक नहीं है तो मैं पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास, हाउ इज इट डिफाइंड। SI यूनिट मास का होता है किलोग्राम, और उसकी डेफिनेशन मैंने बोला है आप याद करके लिख सकते हो। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा 1.15, इसमें ऐसे लिखा हुआ है प्रीफिक्सेस और ऐसे लिखा हुआ है मल्टीपल। ठीक है, माइक्रो, डेका, गीगा और फेम्टो। मैंने अभी आपको ये सब बताए हैं। माइक्रो हमारा 10 की पावर -6 होता है, डेका हमारा 10 की पावर 1 होता है, गीगा हमारा 10 की पावर 6 होता है, और फेम्टो जो है अलग से है 10 की पावर -15 होता है। मैं एक बार देख लेता हूँ, होता तो इतना ही है,
फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, गलत कुछ नहीं जाना चाहिए वीडियो में। गीगा गीगा गलत हो गया ना, 10⁹ ये तो हमारा होता है मेगा, ये गीगा होता है 10⁹ और फेम्टो जो होता है वो 10⁻⁻15 होता है। ये एक और अलग से याद कर लेना। देखिए 2 क्वेश्चन भी आपके हो गए, साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी कराता चलूँगा। 3 पार्ट में पूरी आर्टिकल भी हो जाएंगे और आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और है यहाँ तक का, तो फिल इन द ब्लैंक इन फॉलोइंग कन्वर्जन। ये क्वेश्चन नंबर है 1.21 एक्सरसाइज में है अगर आप, तो 1.21 का क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी है, फिल इन द ब्लैंक है। पहला पार्ट, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर, कितने पिकोमीटर, और 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम, कितने नैनोग्राम। 1-2 मैंने ले लिए, एक आप खुद कर लेना, मैं 2 आपको पार्ट करवा देता हूँ, तो हमारा ये 1/3 ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी का 1.21 का बी क्वेश्चन। देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन को ऐसे ही इन्होंने किसी भी ऑर्डर में डाल दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको परफेक्टली उसको करना है। जो टॉपिक पढ़िए उसके क्वेश्चन पहले करिए, नोट्स बनाइए उन टॉपिक के जो पहले आपने पढ़े, और फिर उन्हीं पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको करते चलिए, तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉपर वे में नोट्स बनेगा। अच्छा, आप चलिए, अब इसे हमारा ये पहला वाला पार्ट है 1 किलोमीटर, मिलीमीटर और पिकोमीटर। तो हमको इन टर्म के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए किलोमीटर, किलो 10⁻3, ये m होता है मिली, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, और पिको, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। ये मैंने देखिए लिख लिया। अब मैं आपको तरीका समझाता हूँ। अब किलोमीटर से मिलीमीटर में डायरेक्ट आने में वैसे प्रॉब्लम है, मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ, समझिएगा ज़रा ध्यान से। 1 किलोमीटर, पहले इसको बनाएंगे मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, दिमाग में रखिए, सबको याद रहता है 1000। 1000 हमने यहाँ पर लिख दिया। 1000 का मतलब होता है 10⁻3। 1 किलोमीटर में 10⁻3 मीटर होते हैं, ये चीज़ हमको पता है, इतने मीटर होते हैं। देखिए जो यूनिट, देखिए ये बड़ा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है। छोटे यूनिट के साथ जो मल्टीप्लाई होगा टर्म 10 की पावर होगी, उसमें पॉजिटिव पावर लगेगी। देखिए पॉजिटिव पावर ऑफ 10 विद स्मॉलर यूनिट, गजब पॉजिटिव टर्म। 1 किलोमीटर के 10⁻3 मीटर, जैसे मान लो लिखा होता 10 मीटर, और कहा जाता इसको किलोमीटर में चेंज करो। 10 मीटर को किलोमीटर में, बोला उल्टा काम है, बोला होगा, और डिवाइड अब नहीं करना है। देखिए आपने 10 लिखा, फिर इनटू लगाया, ये मीटर है, ये किलोमीटर है। तरीका मेरा है, ध्यान से समझिएगा, कोई बताएगा नहीं आपको। मीटर है, किलोमीटर है। मीटर और किलोमीटर में हमारे दिमाग में 10⁻3 आती है, मतलब यहाँ एक टर्म हमको रखना है, वो हमने 10⁻3 रख दिया। अब मीटर और किलोमीटर, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, सभी जानते हो मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर, तो जो बड़ी यूनिट है उसके साथ नेगेटिव पावर आती है।
पॉजिटिव पावर ऑफ 10 विद स्मॉलर यूनिट। दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि पॉजिटिव पावर जो होगा उसके साथ आएगा, इसको रट लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, पॉजिटिव पावर ऑफ 10 विद स्मॉलर यूनिट, छोटी यूनिट के साथ आएगा। तो देखिए आ गया, जैसे यहाँ किलोमीटर है, ये बड़ी उल्टा कर दो इसका, नेगेटिव पावर लिख देता हूँ, नेगेटिव पावर ऑफ 10 विद लार्जर यूनिट। पर इतनी बात याद रखिए और हमेशा मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड मत करिए। तो आपने क्या किया कि जब आपको किलोमीटर को मीटर में बदलना तो ये सरल होता है, फिर भी हमने 10 की पावर 3 किया, मीटर देखा, मीटर छोटी यूनिट है इसलिए पॉजिटिव पावर आई। अब हम बढ़ते हैं मिलीमीटर में, चलिए इक्वल किया, इसको बदलना है मिलीमीटर में। अब मिली का हम लोग जानते हैं कि 10 की पावर -3, 1 मिलीमीटर, देखिए 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? मिली का मतलब तो होता है 10 की पावर -3, बड़ी यूनिट है। तो अगर हमको मान लीजिए मीटर को बदलना है मिलीमीटर में, तो मीटर और मिलीमीटर में 10 की पावर 3 टर्म तो आता है, तो जाहिर है कि यहाँ पर भी आएगा। तो पहले ये वाला टर्म हम लिख लें, 10 की पावर 3 हमने लिख लिया, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। और फिर हमको मीटर और मिली में मालूम है 10 की पावर 3, माइनस प्लस को भूल जाइए आप। तो मिलीमीटर छोटी यूनिट है तो पावर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 10 की पावर माइनस, इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर आए भैया? 1 किलोमीटर में आ गए 10 की पावर 3, पावर ऐड हो जाती हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना, 10 की पावर 6। देखिए 10 की पावर का खेल शुरू हुआ। अब हमको मिलीमीटर को बदलना है पिकोमीटर में। चलिए फिर पिकोमीटर में बेसिक यूनिट में पहले लाते हैं। देखिए 10 की पावर 3 मीटर लाए। अब हमको इसको बदलना है पिकोमीटर में, और पिको जब आता है तो 10 की पावर -12 आता है, ठीक है। अब आप जाने दो -12, देखिए 10 की पावर 3 रहेगा, ये इंटू हो जाएगा 10 की पावर 12, मतलब 12 हमने लिखना है, प्लस माइनस नहीं, हमने 12 लिखा पहले। अब बताइए मीटर में और पिकोमीटर में कौन सी यूनिट बड़ी है? तो भैया ऑब्वियस है कि पिकोमीटर यूनिट छोटी है, और छोटी के साथ देखिए पॉजिटिव पावर, वही पिको का -12 हमने यूज़ किया, और ये बना हमारा 10 की पावर 15 पिकोमीटर। बिल्कुल कन्वीनियंट मेथड है। ऐसे ही आप ये भी करो, ऐसे ही आप, मतलब मिलीग्राम है, पहले इसको ग्राम में बदल लो, मिलीग्राम को ग्राम में बदल लो। समय देखिए हमारा 1 घंटे के ऊपर निकल रहा है, मैं जल्दी से बताता हूँ। देखिए 1 मिलीग्राम इक्वल टू, पहले बेसिक यूनिट में बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे। मिलीग्राम ग्राम में, ग्राम बड़ा यूनिट होता है। मिलीग्राम और ग्राम में आपको पता है, मिली जब आता है तो 10 की पावर 3 -3 होता है, 3 हमने लिख दिया। ग्राम बड़ा यूनिट है इसलिए पॉजिटिव पावर गई, 10 की पावर 3 ग्राम हो गया। अभी ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। ग्राम और किलोग्राम में आपको पता है, ये 10 की पावर 3 तो वैल्यू ये चलेगी, मल्टीप्लाई करेंगे। ग्राम और किलोग्राम में 10 की पावर 3 आता ही है। 1 किलो में 10 की पावर 3 आता है, तो 10 की पावर 3 लिख लिया। ग्राम और किलोग्राम में किलोग्राम बड़ी यूनिट है, और अगर बड़ी यूनिट है तो इसके साथ जो टर्म आएगा माइनस आएगा, -3 + 3 1 किलोग्राम। तो गड़बड़ हो रहा है भाई, ये गलत हो गया था ना हमारा। 1 मिलीग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम, ये ग्राम बड़ी यूनिट है, ये माइनस टर्म आएगा, तो ये -3 हो जाएगा। फिर
ग्राम को किलोग्राम में, देखिए फिर से बताता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं रखिए बिल्कुल, थोड़ा जल्दी है। देखिए मैं मिलीग्राम को मैं पूरा समझाता हूँ। इसको पहले ग्राम में बदलते हैं। जब हम इसको ग्राम में बदलेंगे तो मिली 10 की पावर 3 होता है। 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 1 लिख देता हूँ। 1 इंटू जो भी वैल्यू है उसमें इंटू किया जाता है। मिली में 10 की पावर -3 आता है। लेकिन मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है। ग्राम बड़ी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट होती है तो पावर प्लस हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई 10 की पावर नहीं, ग्राम, मिलीग्राम छोटी यूनिट है, ग्राम बड़ी वैल्यू, ये बड़ी यूनिट है तो बड़ी यूनिट के साथ हमारा लगेगा नेगेटिव पावर। तो ये 10 की पावर -3 ग्राम हो गया। अब हमको ग्राम को बदलना है किलोग्राम में। ग्राम और किलो में 10 की पावर 3 होता है। ये बड़ी यूनिट है, ग्राम से बड़ी यूनिट किलोग्राम है। बड़ी यूनिट के साथ नेगेटिव पावर, छोटी यूनिट के साथ पॉजिटिव पावर। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 10 की पावर -6 kg। आगे आप उसी तरीके से नैनोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। पार्ट 2 के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।